अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये तो हो गया। नहीं अच्छा ले रहे यार, वीरा यही था। आरटीआई एक्ट कब आया? आरटीआई एक्ट कब आया? 2005 क्या है? राइट टू Information Act। और कहाँ पे? ये जब मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाई वहाँ पे था क्या? था ना राइट इन्फॉर्मेशन। Right कहाँ पे to- था ये? उसके अंदर जो जुडिशियल रिव्यू है उसके अंदर वो है पब्लिक लाइफ एंड वेलफेयर में। में सेट है दे याद आ जाना 19 चाहिए। में। हाँ 19 आर्टिकल 19 के अंदर इंटरप्रिटेशन की थी जुडिशियल। क्या किया रहना चाहिए? आर्टिकल Right to 19 के अंदर information। कितनी चीज़ें लिखी हुई थी? आर्टिकल 19 का पहले ना उसके अंदर ये चीज़ लिखी है कि हमें सरकार की गतिविधियों को और इनको जानने का क्या है अधिकार है। अधिकार। लास्ट के अंदर 19 एक के अंदर और 19 का एक का क्या है बी है। बाद के अंदर क्या है शांतिपूर्ण सम्मेलन, फिर सी है इसके अंदर। हाँ। 19 ए था उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है क्या? आरटीआई एक्ट के बारे के अंदर क्या है? सरकारी गतिविधियों को क्या है जानने का अधिकार। फोन टैपिंग के विरुद्ध क्या है? अधिकार। अधिकार। कोई अपना फोन को क्या नहीं कर सकता? टैप नहीं टैप नहीं कर। कर हम सकता। क्या कर Right to सकते हैं? silence। धरना कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर Right सकते? against- हड़ताल हड़ताल नहीं नहीं कर कर सकते। चुप रहने का कोई भी न्यायालय की क्या नहीं कर सकता? खिलाफ अवमानना नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ किसके अंदर है? आर्टिकल 19 से। वहाँ से रिलेट करके इसको पढ़ना है ना अच्छी तरीके से। ये चीज़ें ध्यान देनी है अपनों में। इसके अंदर क्या होना चाहिए? अभी बोला है द अपकमिंग अमेंडमेंट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 मेंटेन द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ। इसके अंदर बोल रहा है जो पब्लिक लाइफ है ना, क्या है पब्लिक लाइफ के अंदर क्या होनी चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए? पब्लिक पब्लिक लाइफ किससे लेके? राइट टू एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो राइट जो पब्लिक डोमेन है ना उसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? जो इनके पर्सनल के बातें इंफॉर्मेशन है वो क्या नहीं होनी? डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम इंस्टाग्राम का प्रयोग कर रहे हो, अब इंस्टाग्राम के अंदर तुम क्या क्या एक्टिविटीज़ किए, इंस्टाग्राम वालों ने वो जो जितनी भी एक्टिविटी थी ना वो सारी कहाँ पे डाल दी? पब्लिक डोमेन के अंदर। अब वो क्या थी? तुम्हारी प्राइवेसी की चीज़ थी, लेकिन इंस्टाग्राम ने वहाँ से निकाला। तुमने कोई भी चीज़ वीडियो भेजी या वीडियो कॉल कर रहे थे वो ये सारा चीज़ डाटा क्या कर दिया? एक वेबसाइट बनाई उस पर डाल दिया। अब किसी का नाम डालो कि कोई अब मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा नाम जैसे कोऑपरेशन एकेडमी की इंस्टाग्राम आईडी हो, कोऑपरेशन एकेडमी का नाम डालो। अब उनके अंदर बीच में क्या क्या बात हुई, क्या क्या हुई, सारी चीज़ वहाँ से ले लो निकालो। ऐसा क्या करते हैं? पब्लिक डोमेन के अंदर चीज़ें चली जाती हैं। इनको क्या करो? इससे प्रोटेक्शन करने के लिए आरटीआई की संबंधित बात आ रही, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या नहीं कहते? रिस्ट्रिक्ट्स डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। यूनियन मिनिस्टर कौन है? जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन है अपने यूनियन मिनिस्टर? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। उन्होंने क्या सेड इन ए लेटर टू कांग्रेस लीडर जयराम रमेश। उनको एक लेटर के तहत जयराम रमेश को था। एम.आर. रमेश हेड the civil society concerned that is a digital personal data protection act amendments to the RTA Act would allow the government to deny information on subsidy allocations and other schemes if the personal information of citizens and officials are involved. इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो क्या है अब आपने क्या है डीपी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी क्या है? डिजिटल क्या है? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट टू आरटीआई। अब क्या है? अगर ये कोई भी चीज़ है ना, अभी इंस्टाग्राम पे जो तुम जितनी भी गतिविधि करते हो ये पास है किसके पास है? अमेरिका के पास। इसका क्लाउड है इंस्टाग्राम का ना, वो किसके पास जाता है? अमेरिका के पास। अमेरिका से भारत क्या बोल रहा है कि तुम ये पब्लिक जो ये हमारे भारत वाले जो भी एक्टिविटी करते हैं ना उनको तुम सेव नहीं करोगे, ये हमको दोगे। क्या दोगे? हमको दोगे। तुम जो क्लाउड है ना उनका एक्सेस किसको दोगे? हमको दोगे। वो बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मिसयूज कर सकते हैं। तुम मिसयूज कर। अगर तुम्हारे अब ऐसा है तुम्हें क्या चुनाव है, चुनाव के अंदर तुम क्या बात कर रहे हो? क्या चुनाव के अंदर चाहिए कि अब इंस्टाग्राम पे सब चलता है कौन जीतेगा और कौन नहीं हारेगा, हर एक चीज़ का किसके अंदर तुम कौन सी पोस्ट को लाइक किए, किसी को कौन सी को नहीं किए, किसके पे क्या कमेंट किया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। सरकार देखेगी कि जब अपोजिशन का है इसको लाइक कौन कौन कर रहा है, उनके क्या निकालेगी? प्रोफाइल निकालेगी। वहाँ से प्रोफाइल निकाल के बाद के अंदर उनके क्या डाल सकते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इसलिए क्या कर सकते हो कि हम नहीं देंगे। तुम क्या कर सकते हो? मिसयूज़ कर सकते हो। लेकिन भारत सरकार ने कहा नहीं,
तुम्हें देना होगा। अगर तुम नहीं दोगे तो क्या कर देंगे, इंस्टाग्राम को यहाँ से बैन कर देंगे, हटा ही देंगे। तो फिर भी मतलब इनके बाद में चल रहा है, वो मना कर रही है, हाँ कर रही है, मना कर रही है, फिर भी क्या बन रहा है, एक कानून बन रहा है जिसके अंदर क्या होगा, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट टू राइट द RTA राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत किसको मनाया जा रहा है, DPDP को मना रहा है। किसको, DPDP क्या है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन Protection एक्ट, ये मतलब वो जो सिटीजन उसके अंदर कौन है, इसके डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन होते हैं, नागरिक इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। जो इनका ही क्या होता है, डाटा होता है। द अमेंडमेंट विच द will kick in when the DPDP rules are notified in the coming week to enforce the act. इसको बढ़ाएगा, will be significant below the RTA Act according to the activities civil society groups or shaping the digital right advocate the proper transparency outline them. इसके अंदर क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। किसके अंदर, DPDP RTA एक्ट के अंदर। RTA एक्ट कब आया, RTA एक्ट 2005 के अंदर। अब ये देख लो इधर, द सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी जजमेंट 2017 के अंदर इन कह दिया, एक जजमेंट दिया विच हेल्ड द राइट टू इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19-21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्राइवेसी ये किसके अंदर है, आर्टिकल 19। मैंने जब पढ़ाया तब वो क्या बोला, आर्टिकल 19 और 21 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल चलने वाले, दोनों क्या है, सेम है। उसके अंदर 21 के अंदर तो 19 के अंदर सीधा सीधा क्या है, मेंशन है, और 21 के अंदर क्या ले सकते हैं इसको, 21 हमारा बहुत सारा बड़ा है, जो भी चीज़ हमें अगर कहीं मिलती नहीं वो कहाँ पे मिलेंगी, 21 के अंदर। तो इसके अंदर बोल रहा है वो क्या करे, प्राइवेसी क्या है अपना फंडामेंटल राइट है, 19 के अंदर भी और 21 के अंदर, इसमें एक ही लिखा है, तो ऐसा होगा। तो हमारे पास क्या है, दो। अगर कोई हमारी प्राइवेसी का हनन करता है तो कौन से भारत के संविधान हमारे दो मूल अधिकारों क्या करता है, उल्लंघन, 19 और 21 का। तो अब क्या करना चाहिए इसके अंदर, सुधार जो मतलब क्या होना चाहिए, राइट है हमारा। इसके लिए हम सीधा कहाँ पे भाग सकते हैं, आर्टिकल 19-21 किसका प्रयोग करते हुए कहाँ तक जा सकते हैं, 32 नंबर बस, 32 नंबर बस पकड़ने के लिए क्या कोई मजबूर आर्टिकल करेगा। 32 अब ये क्या कर रहे हैं, अपन को मजबूर कर रहे हैं कौन सी बस पकड़ने के लिए, 32 नंबर। अगर जैसे हम 32 पकड़ेंगे तो सरकार को क्या करना है, कानून बनाना पड़ेगा, क्या भाई साहब प्राइवेसी से समझौता नहीं होगा, हम क्या होगा, प्राइवेसी आपको क्या करनी होगी, प्रोवाइड करवानी होगी। देयर आर ए नीड फॉर हार्मलेस प्राइवेसी बिटवीन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड द राइट टू प्राइवेसी लॉ आई सेड डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट द ड्यूटीज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट DPDP एक्ट अलर्ट सेक्शन 8(1)(j of the RTA Act with allow personal information to be disclosed for the larger public interest। अब DPDP का क्या था, 28(a)(j कहता है कि अगर तुम्हें कोई क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या कर सकते हो, डिस्क्लोज। जो फैक्ट है RTA का वो होना, RTA स्टैंड फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTA इज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया द empower citizen to see information from public authority। क्या है, एक फंडामेंटल राइट है जो क्या करता है, एम्पावर करता है किसको, नागरिकों को, और अंडर द इंफॉर्मेशन 2005 के अंदर क्या किया गया, इसको लाया गया। इसके अंदर क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस, और इन पब्लिक जो प्रशासन है। इसका पर्पज़ क्या था राइट टू इन्फॉर्मेशन का, द RTA एम्स टू, RTA को खतरा किससे, इनको जो इनके RTA को खतरा पहुंचाने वाले हैं इसके लिए, जो अब क्या पब्लिक के अंदर क्या नहीं दे रहे, जानकारी अपन को नहीं दे रहे, इसके लिए लाया गया। प्रमोट क्या करने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को क्या करो, बढ़ावा दो, और पब्लिक और क्या है, नागरिकों को क्या करो, इम्पोज करो, एम्पावर करो, रिड्यूस करप्शन को क्या करो, कम करो, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता को क्या करो, सुनिश्चित करो अमंग पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक डोमेन के अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, क्या मजबूती दो, किन को दो, जो लोकतांत्रिक प्रिंसिपल हैं उनको क्या दो, सिद्धांत उनको क्या दो, मजबूती दो, ensuring people's right to know about administrative decisions and policies। इसके अंदर जो क्या है, जो क्या करो, इंश्योर करो पब्लिक को, उनका क्या है, अधिकार है क्या जानने का,
क्या कह रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकार, मतलब प्रशासनिक रूप के अंदर तुम क्या क्या पॉलिसीज ला रहे हो, उनके अंदर इम्प्लीमेंट क्या हो रही है, ये सारी चीज़ें वो करने की। और क्या है, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC is a statutory body in India established under the provisions of the Right to Information Act 2005 के अंदर। क्या एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या बनाएगी, एक वैधानिक संस्था बनाएगी। क्या बनाएगी, वैधानिक संस्था बनाएगी। किसके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर के अंदर। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए पहले से कोई संस्था नहीं थी, लेकिन RTI एक्ट लेके आए हैं कब, 2005 के अंदर। क्या पारदर्शिता, जवाबदेहिता, जो भी सरकार की गतिविधियां हैं उनको जानने के लिए क्या लेके आए, RTI एक्ट लेके आए। इसके अंदर फिर बाद में क्या किया हमने कि ये सारी चीज़ें, अब ये क्या एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक सांविधिक क्या है, सांविधिक संस्थान है। अब ये किसके द्वारा, एक एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। कौन सा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो है ये। अब इसके अंदर कौन कौन होता है, दे आर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। अब इसके अंदर नॉमिनेट कौन करता है, इसको प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसको सलाह कौन देगा, एक कैबिनेट जो कमेटी देगी। और उसके कौन होंगे इस कमेटी के अंदर, द प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, उसका चेयरपर्सन होगा। और फिर ए लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, वो क्या होगा, वो मेंबर होगा। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, अब देखो ऐसे ऐसा बोलना चाह रहा है कि एक कमेटी क्या होगी, जो ये CIC का क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब वो कौन होना चाहिए, वो एक कमेटी है 3 लोगों की। उसके अंदर क्या है, देश का प्रधानमंत्री क्या है, अध्यक्ष है, और 2 सदस्य हैं। एक तो विपक्ष का नेता, जैसे इस टाइम कौन है, राहुल गांधी। और एक जो यूनियन कैबिनेट क्या है, मिनिस्टर कैबिनेट के जो भी मंत्री हैं 30 हैं, उनमें कितने भी, राजस्थान के अंदर 30 हैं, उन वहाँ पे कितने हैं, भैंस ही कुछ ऐसे क्या है, कितने हैं मिनिस्टर, तो भैंस ही नहीं है, कितने हैं, 40 ऐसा कुछ है। उनके अंदर क्या होगा, एक जना किसी को भी ले सकते हैं। मिनिस्टर जो जिन्होंने मंत्री बनाए ना, उनमें से किसी एक को ले सकते अरुण हैं। जेटली के हैं, ओ क्या नाम है, राजनाथ सिंह के हैं, रक्षा मंत्री। अब ऐसे कोई भी है, जैसे होम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। कोई भी क्या ले ले, जो मंत्री बनाए हुए हैं यूनियन के अंदर, क्या पे केंद्र सरकार ने, उनमें इसमें एक कोई भी ले ले, एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष को नहीं, एक वापिस, ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, वो क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो सीधी सी बात है, बागो तो ये तो गलत बताओ जरूरी हाँ, नहीं प्राइम बाग, उनको तो प्राइम मिनिस्टर, उनकी तो सरकार ही है। अब प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा वही आएगा। इसके चुनाव आयोग के मायने तो यही था, चुनाव आयोग के अंदर, हाँ ऐसा ही उन्होंने किया। एक विपक्ष, फिर न्यायालय एक ही हो चुकी। नाल अभी भी वही है, और उसी के आधार पर क्या करते हैं, एक तो क्या कमेटी में कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, एक क्या होगा, विपक्ष का नेता होगा, और एक क्या होगा, जो भी अपना ही मंत्री है वो एक होगा। 2 तो सरकार के, एक बच गए किसका, अब इसके अंदर क्या होता है, वोटिंग से क्या करोगे तुम, वो नॉमिनेट करोगे। अब ये 2 बोलेंगे वही होगा, अब मेरे से क्या होगा, अब तुम 2 बहन भाई हो, जो करोगे वही होगा। अब मेरे बोलने से क्या होगा, अगर तुम वोटिंग से करोगे, तुम 2 एक ही परिवार से आते हो, तुम्हारे तो मत सेम होंगे, अब मेरा चेंज होने से क्या हो सकता है। तो ऐसा है इसके अंदर। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिसर, ये ऐसा हो गया सारी चीज़ें। क्या है, RTI एक्ट समझ में आ गया। RTI एक्ट क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लाया गया, 2005 के अंदर। इसका एक क्या होता है, चेयरपर्सन होता है। सेंट्रल के अंदर क्या है, एक चेयरपर्सन, एक कमेटी, और उस कमेटी के अंदर क्या आदमी होंगे, 3, एक तो प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता, और एक कैबिनेट मंत्री। वो क्या देंगे, सलाह किसको देंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, चेयरमैन नियुक्त करेगा। अब RTI एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन किस किस का प्रयोग करते हुए बनाया गया, 19(1) का और 21, आर्टिकल 21 का प्रयोग करते हुए। अगर हमें कोई प्राइवेसी, अगर हमारी क्या होती है, कंसर्न होता है संबंधित, तो हमारे कौन से आर्टिकल उससे बाधित होते हैं, और वो क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट को क्या कोई अबलिश कर सकता है क्या, तो इसलिए क्या ये बनाई गई RTI एक्ट 2005 में। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ में आया। एक तो क्या है, RTI एक्ट कब आया, 2005 वाला। इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 21 और 19 का प्रयोग करते हुए क्या आता है, RTI एक्ट आता है। ये क्या है, अपना
फंडामेंटल Fundamental राइट है। अगर इसको कोई अब्लिश करता है तो हम क्या पे आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए कहाँ पे जा सकते न्यायालय हैं? जा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए क्या हमने अपने फंडामेंटलों के अधिकारों क्या उसके रक्षा उसके तो आरटीआई एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 2005 के अंदर। ये क्या है? ऐसी सांविधिक क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय है जिसके किसके लोग के तहत बनाया गया इसको? आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? एक चेयरपर्सन होता है, जिस चेयरपर्सन को नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? 3 मेंबरों की होती है कैबिनेट कमेटी होती है, उसके आधार पर क्या करता है? नियुक्त करता है। अब वो सलाह देगा कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री। ये सलाह देंगे, फिर चेयरमैन होंगे, फिर अदर होंगे। अपने को तो एक चेयरमैन पूछते हैं, उसकी वो पूछते हैं, इसलिए बस इतना ही जानने क्या ऐसे। अब तेरे फ़ोन से मैंने लेके आ गया डाटा लीकेज कर लिया। अब उन्होंने किसका अब्लिश किया? आर्टिकल 19-21 का। हाँ। 19 और से अब 21 तू मतलब तू अगर शिकायत करेगी तो कौन से एक्ट के तहत करेगी? 32 एक्ट यू आरटीआई एक्ट 2005 के तहत 2005 से इसका ऐसे दिखाएगी सुप्रीम कोर्ट को कि ओ तो ले आरटीआई एक्ट या ले मेरी प्राइवेसी दो। हाँ, अरे ये ले आर्टिकल मेरो, ये ले मेरा आर्टिकल 32। क्या ले? आर्टिकल 32। ये सारे क्या है? अब्लिश है। अब क्या कर? मेरे को न्याय दे। फिर ये क्या न्याय देना? इसकी क्या होगी? जिम्मेदारी होगी। आधार कार्ड भी है। हाँ, आधार कार्ड ये आधार कार्ड की चेंज हो जाए। आधार कार्ड कौन सा है तेरा? दाव लाग रहे सिर्फ बंद कर दियो ने। तो लग रही है। चलो अब चलो, एक है सेंटर टू पे मोर फॉर पीएम पोषण स्कीम इन स्कूल। जो मिड डे मील होता है इसके अंदर क्या होते हैं? पोषण देते हैं सरकार दे। हाँ, चलो द सेंट्रल स्पोर्सन क्या है? स्पोर्सन करती है इसको, बोल रहे हो थोड़ा। हाँ, स्पॉन्सर करती है इसको हम। सर्विस 1 हॉट स्पॉन्सर। हाँ, स्पॉन्सर 11.2 करोड़ क्या है? स्टूडेंटों को क्या दिया जाता है? 11.2। हाँ, 11.2 करोड़ को क्या दिया जाता है? स्टूडेंट्स को क्या दिया जाता है? स्पॉन्सर। बाल विकास एंड फॉर्म बाल मतलब मतलब मिड डे मील मतलब खाने के लिए जो खाना। अभी पीएम पोषण स्कीम का कितने जनों स्पॉन्सर मतलब स्टूडेंट नहीं बड़ा होते वो छात्र बड़ा हो नहीं मतलब चलाओ कौन कर रही है कौन करे जी स्पॉन्सर ये और मतलब इसको ऑपरेशन एकेडमी को कौन करेगा? स्पॉन्सर बोल रहे थोड़ा इसको स्पॉन्सर कौन करेगा? स्पॉन्सर कौन करेगा? अपन करेंगे। जो इसका एक चेयरपर्सन होगा वो क्या करता है? दिल्ली में एच सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है? स्पॉन्सर। जैसे ही ऑपरेशन एकेडमी वो क्या बनेगा? अध्यक्ष। फिर बाद में को क्या करेगा? उसका नाम है कि जो अलग वो है। अब जैसे दो है जोधपुर वाली और जो इधर वाली। हाँ, लेकिन ज़्यादा स्पॉन्सर कौन करता है? जोधपुर वाली। दिलीप सर, ये इसलिए ज़्यादा वो कर रहे हैं। और जैसे सेंटर गवर्नमेंट वैसे वहाँ पे भी वो भी इसकी दिलीप सर की चलाते उनको अलग होना है कल दर्शन पे कर रहे हैं तो कल पे रहने दो तो उसको। तेरे किनारे से तेरी एक किनारे है खाली कोई काम 11.2 करोड़ स्टूडेंटों को क्या मिल रहा है? पीएम पोषण का क्या मिल रहा है? बाल विकास है ना। और क्या क्या मिल रहा है इसको? फायदा मिल रहा है। हाँ यार तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन क्या करो, ऐसे क्या करते हो हाँ तुम? फायदा मिल रहा है जो पहले से 8वीं क्लास तक है। बेनिफिट मिल रहा है इनको। हाँ, किसके अंदर? पीएम पोषण के अंदर। लाभार्थी पीएम हाँ। इन ठाना पड़ेगा है ही नॉर्मल। एक मिनट तरीके से केंद्र सरकार क्या करती है? इसको स्पॉन्सर करती है। किसको? इसको जो पीएम पोषण को। पीएम पोषण स्कीम है उसको 100% तक कौन करती है? फुल्ली गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वो स्पॉन्सर करती है। और 11.2 करोड़ के लाभार्थी इसके लाभार्थी देश के हम तो पहले से 8वीं प्रोवाइड तक न्यूट्रिशन सपोर्ट देती है। किसको? एनहांसिंग स्कूल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। जो भी भागीदार बनते हैं स्कूलों के अंदर उसको क्या करते हैं? एनहांस करती है। किसको? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है? न्यूट्रिशन। किसको? बच्चों। और उसके अंदर क्वालिटी को ऐसे बेहतर करती है। प्रोवाइड अबाउट 26 लाख टन फूड ग्रांट्स। 26 लाख टन क्या करती है? फूड ग्रांट्स एक साल के अंदर है। और 100% क्या है? फूड ग्रांट्स मतलब सिक्योरिटी के साथ इंक्लूडिंग सब्सिडी ऑफ द 9 करोड़। कितने पैसे लगते हैं? 9 करोड़ एक साल के अंदर। और 100% ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट के साथ 9 करोड़ 9,000 करोड़। अब आ रही 11.2 करोड़ ने 2 करोड़
जने वो यार 9 करोड़ में कहीं और 9 करोड़ का मैंने मुझे एक पुण मैं बोली 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ के अंदर दे पर कोर्स दे होते जो बाद के अंदर जो मतलब पर आदमी को कितनी 12.13 पड़ती है, अब कितनी होगी 17.62। समझ में आ रही है? इसके अंदर इतने लाख रुपए चल रही है, एक प्लेट कितनी पड़ती है? कौन सी कितनी प्लेट? पड़ती है 17 रुपए हाँ, इसके अंदर वो बोल रहे हैं बाल विकास इन प्राइमरी क्लास। अप्रोक्सीमेटली अब कितने होगी 17, मतलब इसके अंदर क्या फंड बढ़ा दिया गया, अच्छी क्वालिटी के लिए क्या आ जाए, चीज़ें आ जाए। एंड अब तो खिचड़ी बना दीजिए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति क्या चल रही है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति भी चल रही है इसके अंदर, और पीएम पोषण। समझ में आ गया? प्रधानमंत्री पीएम पोषण क्या होता है? अरे स्कीमों के नाम है, होता है क्या है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है? पीएम वही तो होगा प्रधानमंत्री। पीएम पोषण तो पीएम पोषण के तहत ये क्या है, एक स्कीम है, इसके तहत क्या दिया जाता है बच्चों को, क्या दिया जाता है? खाना, मिड डे मील दिया वाला जाता खाना है, आई नो। है स्कूलों के अंदर कितने लगभग 11.2 करोड़ 1 स्टूडेंट्स से को। 8 क्लास तक। अब इसके अंदर क्या बढ़ा दिया गया, इसके अंदर बजट बढ़ा दिया गया इनका थोड़ा बहुत। और ये ग्रुप से प्राइम मिनिस्टर नोडल एजेंसी कौन सी काम करती है इसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इतना ध्यान रखो दो। और वैसा नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कत्तो एजुकेशन। करेगी कत्तो चलो और क्या तो कोई इसको ऐसे मत कर देना कोई भी। इन विकास भी होते देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन तमिलनाडु गवर्नर एड्रेस ए कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। अब देखो ये क्या दिया है, अब ये निदान दे लो। अच्छा, क्या द सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन फॉर गवर्नर टू डिसाइड द fate of bill this in the public constitutional silence। क्या हुआ? कहीं और कुछ बोल कहीं दे। कहीं बोलियो कहाँ पे? कड़ी चीज़ है एलियो आते हैं उधर कहीं बोलियो बता कहाँ पे? तमिलनाडु में जा। तमिलनाडु और ही जा और वही जा वही जा वही जा। हाँ, यहाँ पे गया कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, यहाँ पे आ गया यार। ठीक है तो क्या हुआ ऐसे? नहीं मैं कहीं बोलियो भाई सुनने मन बैठ से लोग खड़े गए अरे वही आर्टिकल 200 पढ़ाया है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस वही है वापस। ये तो क्या है, मैंने 9, 10, 11, 12 तारीख के क्या पढ़ा रहा हूँ, एक साथ पढ़ा रहा हूँ। अब 11 तारीख को क्या आ गया, एक आर्टिकल आ गया इसके ऊपर। स्क्रॉल ही करते हो इसको। किसके ऊपर? आर्टिकल 200 के 200 ऊपर। अरे कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे शांत है, कहाँ पे चुप है? आर्टिकल 200 200 के ऊपर। और अनुसूची 10 के 10 के अंदर, अंदर अनुसूची 10 के अंदर क्या है? एंटी डिफेक्शन। अरे वाह, ये नाम रोशन करेगी मेरा। एंटी डिफेक्शन। दल बदल। अब उसके अंदर दल बदल तो कर लोगे, सब कुछ हो जाता है, लेकिन दल बदल के लिए किसको बोला जाता है कि ये दल बदल कर रहे थे? ये लोकसभा अध्यक्ष को क्या किया जाता है, बोला जाता है कि ये अब इसको ये कर दो, दल बदल का दोषी करके क्या कर दो, विधानसभा की इनकी जो भी वो क्या है सांसदीय विधानसभा की जो भी क्या है मान्यता है उसको क्या कर दो, रद्द कर दो। इसने क्या किया, दल बदल करने की क्या की अच्छा, इसका कोई चेष्टा की। क्राइटेरिया नहीं है। हाँ नहीं क्राइटेरिया तो है, वो तो सब कुछ बताए रखा है। तूने पढ़े नहीं क्या अनुसूची 10? ये पढ़ ली। फिर क्या है उस अनुसूची 10 के अंदर क्या है, पहले बताओ था एक बार। अनुसूचित के अंदर दल बदल है। उसमें दो तिहाई व्यक्ति तो दल बदल कर सकते हैं एक साथ, लेकिन 2 तिहाई से कम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति नहीं कर सकता। एक व्यक्ति नहीं कर इलेक्शन सकता। व्हिप जारी कर सकता। हाँ व्हिप का उल्लंघन करेगा तो क्या होगा? 6 महीने उसको क्या किया? 15 दिन के अंदर क्या क्या तो मांगेंगे? क्षमा मांगनी पड़ेगी, या फिर वो अगर उसे क्षमा देगा, इंडिपेंडेंट मेंबर अगर मतलब क्षमा नहीं देगा तो उन्हें इंडिपेंडेंट पोस्ट से निरस्त निरस्त नॉमिनेटेड कर मेंबर सकते 6 हैं। महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकता है। और क्या नाम है कोई 2/3 मेंबर्स मतलब एक साथ जाके नई पार्टी नहीं बना सकते। क्या नाम है जल्दी बस यही जल्दी। सभी तो करना हो जाएगा। और क्या था, और किस हिसाब से हटा सकते हैं कोई सांसद? ये और भी बताया था ना मैंने, एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना हुआ 1951 का। उसके अंदर क्या है, अगर किसी व्यक्ति को क्या हो जाती है, जेल 2 साल की सजा हो जाती है, वो क्या हो जाएगा बाद के अंदर 6 साल के लिए। तो फिर बाद में 6 साल के लिए तो चुनाव नहीं लड़ सकता, और 2 साल के लिए क्या हो जाएगा जेल। तो कितने 8 साल के लिए चुनाव से क्या हो सकता है, बस ओनली यही तरीके हैं संविधान के अंदर किसी सांसद। और अब ये है कि अब क्या किया तूने भी का उल्लंघन किया, ये क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है, क्या है लोकसभा अध्यक्ष। तूने भी का उल्लंघन किया, मैं पार्टी का क्या हूँ, अध्यक्ष, जो व्हीप जारी करने वाला हूँ, मैं व्हीप जारी करता हूँ। तूने क्या किया, पार्टी का व्हीप को उल्लंघन किया। मैंने इसको बोला लोकसभा अध्यक्ष को कि इसने पार्टी का क्या किया, व्हीप का उल्लंघन किया, इसको क्या कर दो,
इसकी जो सदस्यता है वो क्या कर दो, रद्द कर दो। ठीक जैसे इसके अंदर टाइमलाइन डिसाइड नहीं थी, किसके अंदर, आर्टिकल 200 के अंदर, ठीक अनुसूची 10 के अंदर भी क्या है, टाइमलाइन डिसाइड नहीं है। क्या वो उसको बोल तो दिया, अब ये बोलेगा हाँ क्या कर दिया, उल्लंघन किया। सोचता हूँ अभी, देखता हूँ, बताऊँगा तो। अंतिम निर्णय कौन लेता है इसके ऊपर, लोकसभा अध्यक्ष। अब वो लोकसभा अध्यक्ष ऐसे बता रहा था 15 दिन के अंदर माफी करते फिर माफी। अरे व्हीप के अंदर वो तो क्या कर सकते हैं, पार्टी वाले कह सकते हैं। फिर अल्टीमेट पावर किसके पास होती है, लोकसभा अध्यक्ष के अंदर। अब वहाँ पे गया, कहाँ पे गया, 15 दिन वाला ऐसा है, 15 दिन के अंदर ये पार्टी के अंदर है। वो तो मान ही नहीं रहा कि इसने क्या किया, व्हीप का उल्लंघन किया है अभी। वो जब व्हीप का उल्लंघन मानेगा उसके दिन बाद में 15, अब वो तो लोकसभा अध्यक्ष बताएगा कि किसने अंतिम वो लेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी व्यक्ति को ऐसे तो उठा के फेंक दो, चाहे व्हीप का उल्लंघन ही ना किया हो, किसी से दुश्मनी थी, उसने व्हीप का उल्लंघन भी नहीं किया, फिर भी वो बोल दिया बिना जांच ही वो लोकसभा अध्यक्ष उसको कर दिया कि जा तेरे सदस्य था। ये शायद उसी प्रकार है जैसे मैंने आज अपराध कर दिया और मेरे को 1 साल बाद के अंदर कोर्ट के अंदर वो फैसला चल रहा था कि 1 साल बाद में सज़ा सुनाएगी कि इसको 5 साल की सज़ा होती है, तो वो सज़ा सुनाने के बाद 5 साल होता है, ना कि क्राइम करने से 5 साल। ऐसा कुछ ही है। जितना कटो ना उस पे ध्यान मेरे पास में कोई रिकमेंडेशन नहीं, मेरे पास एक्चुअली। अरे वो ये बात तेरे पास, अब राज्यपाल क्या था कि मैं सोचूंगा। अब जैसे मैंने इसने तूने वो किया, व्हीप का उल्लंघन किया, मैंने इसको बोला, ये बोल रही है कि मैं सोचूंगी। अब ये कब सोचेगी ये उसके ऊपर डिपेंड है। अब तूने व्हीप का उल्लंघन भी कर दिया, मतलब मेरी वोटिंग के अंदर तो कम हो गया, तूने व्हीप का उल्लंघन किया, ये डिसीजन नहीं ले रही क्यों है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये है। अरे ये कौन सी पार्टी की है जो जीती हुई है, व्हीप का उल्लंघन कौन करता है, लगभग जो नहीं जीता, ये दूसरी पार्टी वाला। अब इसको इससे क्या फ़ायदा है, व्हीप का उल्लंघन करके कहाँ पे वोट दिया होगा, खुद की पार्टी में, दूसरी पार्टी को दिया होगा। व्हीप का उल्लंघन तो ऐसा, तो उसने ऐसा बोला कि इनको वोट नहीं देना है। अब सुप्रीम अभी वक्फ बोर्ड के वक्फ वाला क्या आया, बिल आया, उसके अंदर सारे अपोजिशन वालों ने क्या जारी कर सकता, क्या कर रखा था, व्हीप कर रखा था कि सब क्या करेंगे, वक्फ बोर्ड के विपक्ष के अंदर क्या देंगे, वोट देंगे, पक्ष के अंदर वोट नहीं देंगे, पक्ष के अंदर ओनली बीजेपी वालों ने कर रखा था। सबने व्हीप जारी कर सकते तो तुम पक्ष में वोट दोगे, और सारी पार्टी वालों ने क्या कर दिया कि विपक्ष के अंदर क्या दोगे, वोट दोगे क्या दोगे, विपक्ष के अंदर वोट दोगे। अब किसी ने विपक्ष के अंदर नहीं देख के, इन पार्टी वालों ने किसी ने क्या दे दिया, पक्ष के अंदर क्या दे दिया, वोट दे दिया। अब ये फायदा किसको हुआ, पक्ष वालों का ही क्या है, लोकसभा अध्यक्ष। अब जैसे उल्लंघन किया, तू जाएगा अध्यक्ष के पास कि इस आदमी ने क्या किया, व्हीप का उल्लंघन किया, और बाद के अंदर अब इसने वोट इसमें किया है, वो सोचेगा अरे अभी मैं चर्चा में वो ही नहीं दूंगा, डिसीजन ही नहीं दूंगा, तो तेरा कुछ नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस के अंदर कहाँ पे, आर्टिकल 200 के अंदर कौन है, गवर्नर के पास कितनी शक्ति थी, 3। कौन सी, एक तो वो विधेयक को अपने पास रख सकता है, राज्य राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, और पुनर्विचार कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या नहीं थी, टाइम लिमिट नहीं थी। लेकिन अब क्या किया, टाइम लिमिट। अब राष्ट्रपति के मैक्सिमम कितने दिन है, 3 मंथ्स के अंदर मंत्रिमंडल द्वारा एक महीना, और अगर मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना आएगा तो 3 महीने। ऐसा ही प्रावधान है अनुसूची 10 के अंदर, दल एंटी लॉ के अंदर क्या है, अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसका, अब जैसे व्हीप का उल्लंघन किया, तूने ये किया, अब मैंने इसको क्या बोला, लोकसभा को स्पीकर को क्या बोला, ललिता को किया, क्या किया इसने, व्हीप का उल्लंघन किया है, तो ये अब ये बोलेगी हाँ मैं देखती हूँ किया है कि नहीं किया है। अब ये क्या है, 1-2 दिन के अंदर देखना होता है, लेकिन ये देख नहीं रही कितने तक, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तब तक नहीं देख रही। अरे इसका फायदा किसको रहे, विपक्ष को, पक्ष वालों को, क्योंकि अगर विपक्ष के अंदर वोट डालता है तो किसको डालेगा, पक्ष वालों को। तो फिर बाद के अंदर वो क्या करते हैं, इसलिए फिर आदमी ये भी कहती एब्सोल्यूट पावर थी, इनको लेके भी क्या किया जाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। अभी क्या, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जजमेंट दिया आर्टिकल 200 से संबंधित, ऐसा ही अब वो जजमेंट किससे चाहते हैं, अनुसूचित 10 के ऊपर भी दे विपक्ष वाला, ये आर्टिकल था इसके अंदर, ये हो गया ना। अब जो इंडस्ट्री आउटपुट है ये मैंने आपको पढ़ा रखा पहले, कब पढ़ाया था पता है, ये पढ़ाया था, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लो टू 2.9% इन फरवरी, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था 8 क्या है, कोर सेक्टर्स हैं,
वही बात उनकी, बस वो 8 कोर सेक्टर देख लो इसके अंदर, और तो लगभग कुछ नहीं है। जो इंडस्ट्री है उसके 8 कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी वाली, क्या है वो कंपनी हो, एक क्या हो स्टील वाली, एक क्या हो कोयले वाली, एक क्या हो क्रूड ऑयल वाली, एक क्या हो नेचुरल गैस वाली, और क्या हो एक सीमेंट वाली, एक क्या है फर्टिलाइजर्स की वाली। ये क्या है कंपनी, क्या है कोर सेक्टर है। ये कितने परसेंट, अगर 100% के अंदर से कितना परसेंट उत्पादन कौन कर रही है? ये जीडीपी के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर 40.27% कंट्रीब्यूशन कौन सी कर रही है? ये 8 इंडस्ट्री। कौन कौन सी? रिफाइनरी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाली, एक स्टील वाली, एक कोयला वाली, एक क्रूड ऑयल वाली, एक नेचुरल गैस, एक सीमेंट वाली और एक फर्टिलाइजर वाली। रिफाइनरी। और इसका बेस कौन सा लिया जाता है कि अगर जैसे ये आईआईपी जारी करते हैं, कौन सा आईआईपी क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या होता है? आईआईपी होता है। ये जारी कौन करता है? सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। कौन करता है? सीएसओ जारी करता है इसको। और फिर बाद के अंदर बेस कौन सा लेता है इसके अंदर? 2011 और 12 वाला, कि 2011-12 के अंदर जो क्या था वहाँ पे जितना उत्पादन हुआ, अब इसके अंदर कितनी वृद्धि हो, वहाँ पे बेस कंपेयर कहाँ से करते हैं? 2011-12 से कंपेयर करते हैं किसके उत्पादन को? अब के उत्पादन को। अब क्या है उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई? 8 को, और कौन सी जो क्या सेक्टर कौन कौन से हैं? 8 हो जहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला, एक स्टील वाला, एक कोल वाला, एक क्रूड ऑयल वाला, एक नेचुरल गैस वाला, एक सीमेंट वाला, एक और बेस ईयर 2021-2011 फर्टिलाइजर खाद उर्वरक गैस क्रूड ऑयल और सीमेंट स्टील नेचुरल गैस। और अभी जो मतलब इसको तो अभी देखो जल्दी कर देते। अब इसके अंदर वो छोड़ दो, एक अब ऐसे आगे निकालो आर्टिकल। एक और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पहले बता देता हूँ। कह रहे इंडिया ईवीएम नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट और वाईफाई से। ये किसने बोला है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि अपनी जो ईएम है, ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो क्या है? ईएम। वो क्या नहीं है? कनेक्ट नहीं है किससे? वाईफाई से, कोई भी इंटरनेट से इनसे क्या नहीं कनेक्ट नहीं है। ये किसने कहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा। और ये अभी थोड़े दिन पहले एलन मस्क और वो क्या है, वो क्या एक है, क्या नाम है, फेसबुक का कौन है मालिक? फेसबुक नहीं, वो गुलाब ऐसे क्या नाम है उस लड़की का? फेसबुक का मालिक क्या है? जो फेसबुक का तो वो तो है, वो तो अरे वो जॉनी बोल रहे हैं नाम से वो जॉनी इब्राहिम। अरे नहीं जो मतलब उसको वो बना रखा है चाय वाला को, डोली चाय वाला, वो तो बिल गेट्स नहीं, और वो माइक्रोसॉफ्ट का है वो तो ना। फेसबुक का मालिक क्या नाम है? उसके राइट हैंड से मार्क जुकरबर्ग। हाँ उसने ऐसे क्या कर दिया, कमेंट कर दिया क्या? मार्क जुकरबर्ग है ना। इसके अंदर उन्होंने क्या किया? हाँ ये है ना गबाड़, तुलसी गबाड़ जो उसने, और क्या एलन मस्क ने क्या किया? कमेंट किया किसके ऊपर? ईवीएम कर। बोले कि क्या ये वाईफाई, ये क्या है? वाईफाई से इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वाईफाई से क्या है कनेक्ट है, इंटरनेट से क्या होती है कनेक्ट होती है। ये क्या है? इसके अंदर किसका उल्लंघन होता है? ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसके अंदर नहीं है? ईवीएम के अंदर। लेकिन अभी एलन मस्क भारत की ईवीएम के लिए बोले तो हाँ, तो बिन अड़े वो क्या मतलब होता है जिसके अंदर उस चुनाव होते, चुनाव के अंदर क्या करना, चीज़ों को अलग तरीके से वो करना, अफवाह फैला देना। फिर जैसे भारत का जो क्या होता है इलेक्शन होते हैं, वो दुनिया के लिए क्या है? थाने भी को दिखी हुई है दुनिया के लिए क्या है? चीटी उड़ रही तो नहीं, चल कोई बात ना, बताओ चिड़ी उड़े ये बाद में एक गेम होते हैं यहाँ पे नहीं, ऐसे लगा कि कोई बढ़ रहा है यहाँ पे कुछ। क्या जो भारत के चुनाव वो क्या है दुनिया के लिए क्या है? एक उदाहरण है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे चुनाव इतने शांतिप्रिय तरीके से होते हैं कि जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन अब अमेरिका के कितने हैं? चिन्ह से गए अमेरिका, और उसके अंदर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। उनके अंदर भी डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर क्या चल जाती है? गोली क्या चल जाती है? कान माकर गोली। अब का तो बढ़ाई है ना क्या पॉपुलेशन नहीं कुछ भी एरिया वाइज तो बढ़ाई आदि नहीं है, पॉपुलेशन की तो बात है। कौन सा?
तो एरिया थोड़ी वोट देता है, पॉपुलेशन वोट देती है। अमेरिका रही। अमेरिका तो इसके अंदर और ये तो हमारे लिए, हाँ ले बोल। ये तो हमारे लिए और भी वो बात है कि मतलब भीड़ के अंदर तो और भी ज़्यादा लड़ाई होगी, मतलब खुला खुला होगा तो और लड़ाई कम होगी। बूथ कैप्चरिंग और वहाँ पे तो अब ये क्या पे अमेरिका के अंदर थोड़ा सा क्या है, वोटिंग वाले देने वाले हैं और वो उनमें भी क्या चल रही है, गोलीबारी चल रही है। और भारत में इतना बड़ा देश है, वहाँ पे कितने शांतिप्रिय तरीके से क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। और जो प्रत्याशी वो क्या है, राष्ट्रपति का क्या था, प्रत्याशी था, उसके ऊपर क्या चल रही है, गोली फायर। और ये और भारत के अंदर चाहे विधायक उसके ऊपर भी कितनी शांतिप्रिय तरीके से क्या चल रहे हैं, चुनाव। अब ऐसी चीज़ों को देखते हो फिर वो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि क्या है ईवीएम क्या है, हैक होती है, ईवीएम को हैक कर सकते हैं। या इसके अंदर बहुत बार एलिगेशन लगता है कि हाँ वोट तो कहीं पे भी दे दो, जाएगा तो वहीं पे ही। यह क्या है, ईवीएम पर एलिगेशन है। अब ऐसे ही लगा देते हैं ये, इसका कोई प्रूफ लाओ। अब क्या बोलते हैं कि चलो कांग्रेस वाले कोई भी बोलते हैं हाँ वोट तो किसी को भी दे दो, जाना है तो वो तो जाएगा तो वहाँ पे जहाँ जाना होगा। कि तुम वोट तो चाहे कांग्रेस को दो, जाएगा कहाँ पे, बीजेपी को। ये क्या है, एलिगेशन है किसके ऊपर, ईवीएम के ऊपर। तो सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसने ऊपर वहाँ पे लाए ईवीएम लाए और वहाँ पे उनको चेक करवाने के लिए कि ये कितने भी ईवीएम है उनमें से कितने 5 वोट उठाओ और क्या करो, उनको क्या करो, चेक करो। इसके अंदर क्या है, वीवीपैट। क्या है, वीवीपैट। अब उसके वो क्या करता है, जैसे तुम वोट देते हो साइड के अंदर स्लिप निकालता है एक, जिसके अंदर तुम किसको वोट दिए हो वो सारी चीज़ दिखाते हो। अगर तुम बीजेपी को दिए हो तो एक फूल निकलेगा और बाद के अंदर एक स्लिप के अंदर फूल निकल के और वह आपको दिखा देगा कि एक पर्ची पड़ जाएगी। अब तुम रैंडमली कोई 5 मशीन उठा लो और उसके अंदर देखो कि तो ईवीएम और वीवीपैट के अंदर पर्ची सेम है क्या। ईवीएम के अंदर जितने बटन दबाए और वीवीपैट के अंदर क्या है, जितनी क्या है पर्ची वो सेम है, तो क्या है ईवीएम ठीक है, नहीं तो क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्या करवा दिए उन्होंने इसके लिए, वो करने के लिए। ये दे वोट दे गए है ना, तो देख वो साइड के अंदर वो पर्ची नहीं निकली थी इधर, हाँ, हाँ, वो वीवीपैट है। अच्छा उसको और जो तूने वो उसमें बटन दबाया तो वो ईवीएम है, समझ में आया। अब वो अब तेरे को कंफर्म हो गया, तू वैसे दबाया, अब तेरे को ऐसे मन में ऐसे लग रहा होगा यार किसको गया वोट, क्या ही पता। लेकिन जैसे तूने वोट दबाया, यहाँ पे जब वो आया बीजेपी का क्या है सिंबल आया और बाद के अंदर वो पर्ची कट के नीचे पड़ी, तेरे वो संतुष्टि हुई कि क्या हाँ यार वोट मैंने जहाँ पे दिया है वहीं पे क्या गया है, इसलिए वीवीपैट लाए थे। अब इसके ऊपर एलिगेशन क्या लगा रहे हैं कि ईवीएम क्या होती है, हैक होती है, हैक। और इसको क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम वोट तो देते हैं किसी को और जाते हैं किसी और को, ऐसे इसके ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन बार बार क्या करते हैं, इसके लिए अग्नि परीक्षा देता है, बार बार कहलाता है ऐसे लाओ कि तुम रेंडमली कोई भी ईवीएम उठाओ और बाद में वीवीपैट से चेक करो, अगर सही हो तो बाद के अंदर उसको वहाँ पे होते हैं। अगर चुनाव हो रहे हैं ईवीएम ला जाती है, वीवीपैट लाते हैं इनके वहाँ पे हर चुनाव के जो बूथ होता है ना, वहाँ पे क्या होती है, टेस्ट होता है। अगर जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक वहाँ पे अपन जाते हैं, अपनी तरफ से जाते हैं। जैसे तेरे अपना विधायक है, उस विधायक की तरफ से वहाँ पे एक आदमी आता है, हर जगह से एक आदमी आता है जितने विधायक होते हैं उनकी तरफ से। और तुम क्या करते, उनको चेक करवाते हैं कि ईवीएम के अंदर पहले अगर 100% तक ठीक नहीं होता जब तक उस ईवीएम का प्रयोग ही नहीं करते, है ना। वो सारी चीज़ दिखाते हैं, वो अगर उनको वो करते हैं ना तभी क्या है ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। फिर भी क्या एलिगेशन लगते हैं इसके ऊपर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, बार बार इनको क्या किया है, नाकार किया और बार बार उनको दिखाए पब्लिक डोमेन के अंदर। विपक्ष वालों सब पार्टी वालों को बुलाए कि तुम कोई भी ईवीएम हमारे से वीवीपैट उठवा लो और चेक करवा लो। वो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि जो वीवीपैट है ना वो सारे के सारे क्या है, अगर 100 वीवीपैट है 100 को क्या करो, उनकी पर्ची गिनो। अगर 100 की 100 पर्ची गिननी है तो फिर हम बैलेट पेपर ही करवा लेंगे। क्या है बैलेट पेपर के अंदर क्या, वीवीपैट बैलेट पेपर की तरह काम करता है। बैलेट पेपर क्या था, इसके अंदर ऐसे तुम्हारे पास फ़ोटो थी और उसके अंदर थप्पा लगाओ और बाद के अंदर उस पर्ची के अंदर डाल दो। एक पेटी होती थी, हर आदमी की एक पेटी होती थी ऐसी। तुमने किसी के दियो, बीजेपी वालों को दियो तो बीजेपी वालों को, पहले तो ऐसे होता एक पेटी होती, बाद के अंदर ऐसे मोड़ लगाई तुमने और फिर इसके अंदर वो पर्ची को मोड़ के इसके अंदर डाल दी। अब क्या होता था, पहले चुनाव होता था ना। अब देखा तूने एक मूवी देख रखी है क्या कोई, जिसके अंदर चुनाव होते हैं और फिर बाद के अंदर वो बंद होके कहाँ पे जाते हैं, एक गाड़ी के अंदर भर के वहाँ पे ले जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर ही क्या हो जाता है, हमला हो जाते हैं और ईवीएम की वो पेटी उठाते हैं, ईवीएम की नहीं, वो पेटी उठाते हैं और उनको क्या डालते हैं, पानी में डाल देते हैं। जैसे पानी के अंदर डालेंगे उनके ऊपर जो मोड़ लगाई थी वो तो मिटन की। अब तो पता ही नहीं चलेगा किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। अब कहीं पे वोटों की क्या हो रही है, काउंटिंग हो रही है। अब वहाँ पे एक आदमी जीत रहा है,
और एक अब नहीं है। लेकिन अब जो पेटी निकल रही है उसके अंदर दूसरा आदमी जीत रहे हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, अब ऐसा ही देखा वहाँ से पेटी उठाई और लाके उनको क्या तो आग में डाल दो या कुआं के अंदर डाल दो। अब वहाँ पे कौन जीतेगा, जो पहले जीत रहा था। अब जो नहीं आ रहा था, अब जो नहीं आ रहा था उसकी तो क्या कर दिया तुमने, पेटी को क्या कर दिया, डलवा दिया। तो इसमें सुधार के लिए क्या लिया गया था, ईवीएम। क्या लाया गया था, इलेक्ट्रिक है बोल रहे इसको, ईवीएम लाया गया था। और बाद के अंदर इसमें ईवीएम के अंदर भी क्या हो, आपको परम संतुष्टि हो, उसके लिए क्या लाया गया था, वीवीपैट लाया गया था। फिर बाद के अंदर अब देख लो इसके अंदर थोड़ी सी बातें जो आपको याद होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं कि ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे किया गया, केरला के अंदर। यूएसए नहीं, भारत की टेक्नोलॉजी है, यूएसए के पास तो खुद के पास ही नहीं है। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ पे किया गया, केरला के अंदर। कब, 1982 के अंदर। फिर 1998 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इसका प्रयोग किया। फिर बाद के अंदर 2003 के अंदर इसका क्या किया, और भी प्रयोग किया गया। और 2004 के पूरे इलेक्शन किससे किए गए, ईवीएम से किए गए। किससे किए गए, ईवीएम से। सीधी सी बात बस दो याद रखनी है, सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ पे हुआ, केरला के अंदर। कब हुआ, 1982। फिर 2004 के अंदर ब्रॉड लेवल पे पूरे चुनाव किससे किए गए, ईवीएम से करवाए गए। फिर बाद के अंदर 2017 की समथिंग इसके अंदर वीवीपैट ऐड कर दिया गया था। ऐसा कुछ है, मतलब 2004 के अंदर तो बीजेपी की सरकार थी शायद ना, आई थी तो फिर समथिंग, फिर बाद के अंदर वापस उनकी आ गई थी। आज 2 क्वेश्चन बने, एक तो जो आर्टिकल पीएम 200 पोषण था ना, पीएम पोषण, जो उसे मिड डे मील कहते थे पहले, और ये वाला क्वेश्चन अब कौन सा चल रहा है, ये दोनों केरला में स्टार्ट हुए थे पहले। वो वाला केरला, हाँ, मिड डे मील भी केरला में स्टार्ट हुआ था और ये भी केरला में स्टार्ट हुआ था। ठीक, केरला क्या है अपना 100 वहाँ पे लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है, शिक्षित है वहाँ पे, साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। और फिर अब देखो लास्ट वाला एक आर्टिकल है जो महिलाओं से संबंधित है, जो तुम्हारे मतलब उससे संबंधित भी है, इकोलॉजी से संबंधित। द बीजिंग इंडिया रिपोर्ट है। और आप लोग कौन दिखे हो है ना। आप लोगों ने 1995 के अंदर क्या हुआ था, देख लो एक बार, क्या कर रहे हो तुम ऐसे। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 के अंदर महिलाओं के लिए था एक, बीजिंग के अंदर। बीजिंग कहाँ पे है, और चल रही है चाइना के राजधानी है क्या है, बीजिंग। वहाँ पे क्या हुआ, एक समझौता हुआ, किसको लेके, महिलाओं के लेके। महिलाओं से संबंधित जितने भी कंसर्न है, महिलाओं के संबंधित इनको इन्फोर्स करना चाहिए, इनको बढ़ावा दो, इनको सशक्त करो, ये सारी चीज़ों के लेके क्या हुआ। 12 सेक्टर हैं, उनके अंदर क्या किया जाना चाहिए, महिलाओं को अंदर क्या किया जाना चाहिए। तो एक तो 12 सेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो वुमेन एंड पॉवर्टी, महिलाओं के अंदर क्या करो, पॉवर्टी को हटाओ। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वुमेन, फिर एक वुमेन एंड हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो भी, वुमेन एंड द इकोनॉमी, फिर द गर्ल चाइल्ड, वुमेन एंड द एनवायरनमेंट, वुमेन एंड द मीडिया, ह्यूमन राइट ऑफ वुमेन, फिर क्या, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द एडवांसमेंट फॉर वुमेन, वुमेन इज ए पावर एंड डिसीजन मेकिंग। इन 12 सेक्टरों के अंदर क्या करना है, एम्पावर करना। किन को करना, वुमेन्स को क्या करना, एम्पावर करना। महिलाओं को क्या करना, सशक्त करना। कौन से सेक्टर हैं, 12 सेक्टर हैं। कौन कौन से, एक तो शिक्षा का सेक्टर हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, एक उनके हिंसा से संबंधित हो गया, और आम लोगों से उनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनसे संबंधित होगा, उनके आर्थिक स्थिति से संबंधित, बच्ची हैं उनके संबंधित, महिलाओं को क्या एनवायरनमेंट से क्या नुकसान पहुंच रहे हैं उनसे संबंधित, और मीडिया से संबंधित कि मीडिया के अंदर लड़कियों को ऐसे कोई भी पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई बात नहीं जानी जिसके ऊपर वो क्या पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। फिर ह्यूमन राइट्स से संबंधित बातें और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से संबंधित ऐसे क्या 12 सेक्टर हैं, उनके अंदर क्या किया गया, एम्पावर करने के लिए क्या किया गया, बीजिंग समझौता किया गया। कब किया गया, 1995 के अंदर। कब किया गया, 1995। कितने सेक्टर हैं, 12 सेक्टर। चाइना किसके, चाइना की राजधानी हो रही है, सारी चीज़ें उसके अंदर थी। अब इसके अंदर बताया कि जो आर्टिकल आज है उसके अंदर बताया कि महिलाओं को क्लाइमेट के कारण क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्लाइमेट से क्या क्या हो रहे हैं। अब जैसे क्या है, आज पड़ा जो पूरे विश्व का जो न्यूनतम जो क्या है औसत तापमान कितना होना चाहिए, 15 सेल्सियस होना चाहिए। अगर 15 सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, आपका तापमान बढ़ेगा। अब तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है,
लड़कियों पर बहुत सारे इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट इम्पैक्ट इनके अंदर बताया कि लड़कियों को अगर ज़्यादा तापमान के अंदर वो रहेंगी, जैसे बहुत सारी लड़की अपन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, जो मतलब यहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे, जो जयपुर के अंदर वो क्या है, अपन जहाँ पे रहते थे झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहते हैं, जहाँ पत्थर के अंदर वहाँ पे रहते हैं, अगर वहाँ पे वो लड़कियाँ रहती है तो उनके पीरियड्स के साइकिल होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। किन के अंदर, लड़कियों के अंदर, अगर वो ज़्यादा गर्मी के अंदर रहती हैं तो। बाद के अंदर और भी ज़्यादा इम्पैक्ट उनके पड़ सकता है फर्टिलिटी के ऊपर, कि जो क्या उन्हें जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती उसके बाद के अंदर, अगर ज़्यादा गर्मी के अंदर ये क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रभाव पड़ रहा है। किन के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर। इससे आर्टिकल है ये 1995 किसका हुआ, बीजिंग डिक्लेरेशन कब हुआ, 1995 के अंदर कौन सा डिक्लेरेशन हुआ, बीजिंग डिक्लेरेशन। किससे संबंधित था, वुमेन्स से संबंधित। कितने सेक्टरों के अंदर, 12 सेक्टरों के अंदर। अब ये आर्टिकल क्या है, महिलाओं पर एनवायरनमेंट का क्या पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके पीरियड्स के ऊपर, उनके फर्टिलिटी के ऊपर। और एक एग्रीकल्चर का काम कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं। जैसे महिलाएं एग्रीकल्चर का काम करती हैं तो इससे क्लाइमेट चेंज कहाँ पे भी हो रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर भी हो रहा है। तो एग्रीकल्चर से क्या है, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, किन के ऊपर, महिलाओं पे। ये सारी इसके अंदर चीज़ें थी बस। और फिर एक है जो एक आर्टिकल है जो अपनी जो क्या है, हायर एजुकेशन है यूनिवर्सिटी वाली, वो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशन वाली होनी चाहिए। क्या उनसे होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशन वाली, एक डायमेंशन की नहीं होना। अगर कोई भी चीज़, अब कोई भी रिसर्च सेंटर है उसके अंदर इकोनॉमी से संबंधित, अगर कोई भी गरीबी की बात से संबंधित कहाँ पे क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो वहाँ पे क्या मत करो, गरीबी की रिसर्च मत करो। गरीबी के अलावा और भी चीज़ें क्या करो, 5-7 सेक्टर को और जोड़ो और उनके होलिस्टिक क्या करो, डेवलप होलिस्टिक चीज़ों को क्या करो, स्टडी करो। ऐसे नहीं है कि तुम गरीबी के बारे में सोच रहे हो, ओनली गरीबी के डाटा दो। गरीबी कैसे, महिलाओं पे क्या है, महिलाओं वाले सेक्टर को बुलाओ, पुरुष वाले सेक्टर को भी लाओ, महिलाओं इकोनॉमी से संबंधित फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरनमेंट वाले डिपार्टमेंट को वहाँ पे लेके आओ, वो भी रिसर्च करे कि गरीबी से एनवायरनमेंट से क्या कनेक्शन हो सकता है, इकोनॉमी का गरीबी से क्या कनेक्शन हो सकता है। ऐसे क्या करो, 7-8 क्या करो, जितने भी मल्टी डायमेंशन क्या होना चाहिए अपनी हायर एजुकेशन के अंदर, जो भी कोई भी रिसर्च सेक्टर हो उसके अंदर 5-7 जो क्या है विभाग हो, उनका क्या हो, कंट्रीब्यूशन हो, किसके अंदर, एक स्टडी के अंदर। ऐसा नहीं हो एक स्टडी लाते हो और तुम उसको इंटरकनेक्ट नहीं करते हो। यूपीएससी आपसे डिमांड क्या करती है कि आपके आंसर के अंदर क्या हो, बहुत सारे डायमेंशन हो। उसी प्रकार से अगर कोई भी चीज़ के अंदर रिसर्च हो रही है उसके अंदर भी क्या हो, बहुत सारे क्या हो, डायमेंशन हो। अगर बहुत सारे डायमेंशन होंगे तो बहुत सारी सोच होंगी, तो उसके आधार पर क्या किया जाएगा, डाटा तैयार किया जाएगा और फिर वो पब्लिक डोमेन के अंदर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, सबको बेनिफिट्स होंगे। ऐसे एक हित की बात नहीं होगी, होलिस्टिक क्या होंगी, उसके अंदर चीज़ें होंगी और जैसे जैसे चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, सबके लिए फायदेमंद होगी। ये इसलिए बोल रहा है कि हायर एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसके अंदर एक सेक्टर के अंदर ही मत जाओ, मल्टी डायमेंशन होनी चाहिए, सिंगल डायमेंशन वाली नहीं होनी चाहिए कि बस एक ही तरफ घुस के कोई, मतलब एक है इकोनॉमिक स्टडी कर रहा है, वो ओनली फॉर इकोनॉमिक स्टडी कर रहा है, ऐसा नहीं। तो इकोनॉमिक स्टडी कर रहा है तो तुम बहुत सारे सेक्टर्स को क्या करो, उस स्टडी को क्या करो, इन्वॉल्व करो, कनेक्ट करो, फिर बाद के अंदर क्या करो, स्टडी करो, जिससे अंदर क्या हो, अच्छे रिजल्ट आ सकें। ये था, हो गए पूरे, ये हो गए। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।